हेलो फ्रेंड। कुलदीप सर के नाम से यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में एक नया वीडियो हम लेके आए हैं जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, लीवर बायोप्सी के बारे में। तो बने रहिएगा मेरे साथ। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि लीवर बायोप्सी होता क्या है। तो अगर बात करें लीवर बायोप्सी की, कि जैसे मान लीजिएगा ये क्या है, हमारा लीवर है। ठीक है, हमारा लीवर है। और इस लीवर में से क्या करना, स्मॉल अमाउंट का, बहुत ही छोटा सा क्या करना, ये जो है ये लीवर है, इसमें से बिल्कुल ही स्मॉल अमाउंट का क्या कर लेते हैं, हम लिविंग टिश्यू निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू क्या कर लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। जिंदा टिश्यू को निकालना, उसको हम क्या कहते हैं, बायोप्सी कहते हैं। अब ये लीवर से ले रहे हैं तो हम इसको बोल देंगे लीवर बायोप्सी। अगर हम किडनी से लेंगे तो उसको बोल देंगे किडनी बायोप्सी। अगर लंग्स से लेंगे तो हम बोल देंगे लंग्स बायोप्सी। तो क्या कि अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या रहेगा, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ living tissue are small quantity of living tissue are collected from liver. Small quantity of living tissue are collected from liver is known as liver biopsy। उसको किस नाम से जानते हैं हम, लीवर बायोप्सी के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। अब बात आती है कि लीवर बायोप्सी करते क्यों है, इसका पर्पस क्या है। तो हम बात करते हैं पर्पस के बारे में। पर्पस, क्या पर्पस रहता है इसका। पर्पस पर्पस क्या है। तो अगर पर्पस की बात करें तो जैसे क्या करना है, हमने कोई सेल का स्टडी करना है, कोई टिश्यू का स्टडी करना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बायोप्सी लेते हैं। तो पर्पस क्या है, तो पर्पस फॉर साइटोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल एंड हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। किसके लिए, साइटोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, बायोप्सी लेते हैं। फॉर साइटोलॉजिकल एंड हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्या किया जाता है, लीवर बायोप्सी कर का उद्देश्य रहता है। अब बात आती है कि जब लीवर बायोप्सी करेंगे तो उससे पहले हमें क्या है, कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है, कुछ प्रिकॉशंस रखने होते हैं। क्या रखने होते हैं, कुछ प्रिकॉशन रखने होते हैं। और प्रिकॉशन क्या क्या रखेंगे, तो क्या क्या प्रिकॉशन रखने होते हैं हमें, इंपॉर्टेंट बात रहती है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशन, क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं। तो अगर बात करें तो हमें क्या करना होता है, जब आप लीवर बायोप्सी करने जा रहे हैं, लीवर से सैंपल लेने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको उस पेशेंट का ब्लीडिंग टाइम क्या है, उस पेशेंट का ब्लीडिंग टाइम क्या है, उस पेशेंट का क्लोटिंग टाइम क्या है, क्लोटिंग टाइम क्या है, उस पेशेंट का प्लेटलेट काउंट कितना है, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है कि नहीं है, प्लेटलेट्स काउंट देखना है। क्या देखना है आपने, पेशेंट का ब्लीडिंग टाइम चेक करना है, पेशेंट का क्लोटिंग टाइम चेक करना है, प्लेटलेट काउंट चेक करना है ना। नॉर्मल कितना होता है, ब्लीडिंग टाइम 2 to 8 मिनट्स, क्लोटिंग टाइम 3 to 6 मिनट्स, और प्लेटलेट काउंट जो है वो 1.5 to 4.5 लाख, 1.5 to 4.5 लाख नॉर्मल काउंट्स रहते हैं।
इसके अलावा जब आप लीवर बायोप्सी करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपने एक बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है कि लीवर बायोप्सी करने से 5 से 7 दिन पहले आपने क्या करना होता है, उस पेशेंट को विटामिन के का इंजेक्शन देना होता है। इसके अलावा आपने क्या देखना है, इंजेक्शन विटामिन के क्या करना है, इंजेक्शन देना है किसका, विटामिन के का। कब, एडमिनिस्टर बिफोर 5 to 7 days, बिफोर 5 to 7 days फ्रॉम लीवर बायोप्सी। जब लीवर बायोप्सी करने जाएंगे तो उससे 5 से 7 दिन पहले हमें क्या करना है, वहाँ पे विटामिन की का इंजेक्शन लगाना है। और कम से कम 24 घंटे पहले पेशेंट को क्या कर लेना होता है, हॉस्पिटल में एडमिट कर लेना होता है। और एडमिट टू द पेशेंट, एडमिट टू द पेशेंट इन इनटू हॉस्पिटल, into hospital before 24 hour, बिफोर 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे पहले आपने क्या कर लेना है, पेशेंट को एडमिट कर लेना है हॉस्पिटल में। अब बात आती है कि जब लीवर बायोप्सी करने जाएंगे तो लीवर बायोप्सी जब करते हैं तो लीवर बायोप्सी होती कितने टाइप की है, ये इंपॉर्टेंट बात रहती है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ लीवर बायोप्सी। टाइप ऑफ लीवर बायोप्सी, तो हम बात करते हैं टाइप ऑफ लीवर बायोप्सी कि कितने टाइप की लीवर बायोप्सी रहती है। लीवर बायोप्सी के टाइप्स की अगर बात करें तो टाइप ऑफ लीवर बायोप्सी कितने रहते हैं, तो एक होता है ओपन लीवर बायोप्सी, एक है ओपन लीवर बायोप्सी, और दूसरा जो है वो है क्लोज लीवर बायोप्सी। दो तरीके की लीवर बायोप्सी हम परफॉर्म कर सकते हैं, एक होता है ओपन लीवर बायोप्सी और दूसरा कौन सा है, वो है क्लोज लीवर बायोप्सी। दो तरीके की बायोप्सी रहती है। अब बात आता है ओपन लीवर बायोप्सी। ओपन यानी कि क्या करें हम पेशेंट को जो है जहाँ लीवर लोकेटेड है उस साइड पे क्या करें, इंसिजन दें। और इंसिजन देने के बाद सब कुछ जब ओपन हो गया, जब हमें सब कुछ विजुअलाइज होने लग गया, तो उस दौरान हम क्या कर ले, वहाँ से सैंपल ले लें। तो क्या कर लिया जाता है, यानी कि जो ओपन लीवर बायोप्सी है ये हम कब परफॉर्म करते हैं, तो सैंपल कलेक्ट ड्यूरिंग सर्जरी। जैसे क्या कर रहे थे, सर्जरी कर रहे थे और सर्जरी के दौरान हमें क्या लगा, कोई लीवर के अंदर कोई अबनॉर्मलिटी देखने को मिली तो हमने वहां से क्या निकाल लिया, सैंपल ले लिया। एग्जांपल हम बात करें कि जैसे क्या है कि पेशेंट का क्या कर रहे थे, लेप्रोटमी कर रहे थे, और लेप्रोटमी के दौरान जब एब्डोमेन खुला हुआ था पेशेंट का तो उस दौरान हमने देखा कि लीवर में कोई जो है एनाटॉमिकल चेंजेस लग रहे हैं हमें, कोई फंक्शनल चेंजेस आए हुए हैं, तो उस दौरान हमने क्या कर लिया, वहां से एक छोटा सा पीस ले लिया, तो उसको हमने बोला ओपन लिवर बायोप्सी। इसके अलावा दूसरी बात कि ओपन लिवर बायोप्सी जब भी परफॉर्म करते हैं तो यहाँ किसकी ज़रूरत होती है, जो है पर्सन को जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है, नहीं तो हम इसको परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ क्या ज़रूरत होती है, वेयर पेशेंट नीड, पेशेंट नीड जनरल एनेस्थीसिया। पेशेंट को किसका ज़रूरत होता है, जनरल एनेस्थीसिया का नीड होता है। और जब हम जनरल एनेस्थीसिया देंगे तो उससे पहले हमें पेशेंट को क्या करके रखना होगा, एनपीओ स्टेटस पे मेंटेन करना होगा, नहीं तो पेशेंट क्या हो जाएगा,
एस्पिरेट कर सकता है और पेशेंट को क्या हो सकता है, एस्पिरेशनल न्यूमोनिया हो सकता है, पेशेंट अरेस्ट भी हो सकता है। तो हमें क्या करना होता है, पेशेंट को एनबीएम करना होता है, एनपीओ करना होता है। दो एनपीओ यानी कि नील पर ओरल, या एनबीएम यानी कि नथिंग बाय माउथ, और कब, तो बिफोर 6 to 8 hours प्रोसीजर। प्रोसीजर के 6 से 8 घंटे पहले हमें क्या कर देना है, पेशेंट के स्टेटस को एनबीएम यानी कि एनपीओ मेंटेन कर देना है। दूसरा हमारा बायोप्सी का टाइप है और वो है क्लोज लीवर बायोप्सी। और जो क्लोज लीवर बायोप्सी है, इसको हम दूसरे वर्डों में किस नाम से जानते हैं, तो इसको परक्यूटेनियस लीवर बायोप्सी भी बोला जाता है। परक्यूटेनियस लीवर बायोप्सी के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। अगर आपको पूछे कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बायोप्सी यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, तो वो कौन है, क्लोज लीवर बायोप्सी है। मोस्ट कॉमन मोस्ट कॉमनली यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। मोस्ट कॉमनली यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि यहाँ जो है, जब आप बायोप्सी लेंगे तो बायोप्सी कैसे लिया जाएगा, तो यहाँ क्या करते हैं, हम एक फाइन नीडल लेते हैं और उस फाइन नीडल को क्या किया जाता है, अंदर की तरफ इंसर्ट करते हैं और नीडल के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, वहां से सैंपल ले लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि फाइन नीडल आर, या फाइन नीडल आर यूज फॉर सैम्पलिंग। और नीडल से कैसे, तो क्या कर लेते हैं हम, नीडल एस्पिरेशन मेथड काम में लेते हैं। मेथड कौन सा काम में लेते हैं, नीडल एस्पिरेशन मेथड। नीडल एस्पिरेशन मेथड के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, सैंपल कलेक्ट लेते हैं। मेथड आर यूज फॉर सैंपल कलेक्शन। सैंपल को कलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, नीडल एस्पिरेशन मेथड को यूज करते हैं। अब बात आती है, हमने कहा कि यहाँ नीडल काम में लेते हैं, तो हमें जो है कौन कौन सी नीडल हम काम में लेते हैं। अगर नीडल की बात करें, नीडल्स कौन कौन सी नीडल काम में ली जाती है। अगर नीडल के बारे में बात करूं, तो दो तरीके की नीडल हम यहाँ काम में लेते हैं। जब लीवर बायोप्सी करते हैं तो लीवर बायोप्सी में 2 टाइप्स ऑफ नीडल काम में ली जाती है। और वो 2 टाइप की नीडल कौन सी है, तो एक नीडल का नाम है सिल्वर मैन नीडल। एक तो नाम है सिल्वर मैन नीडल, एक नीडल का नाम है सिल्वर मैन नीडल। और दूसरा जो नीडल है वो कौन सा है, वो है मैग्नीनी नीडल। तो दो तरीके के नीडल्स यहाँ हम काम में लेते हैं, एक है सिल्वर मान नीडल और दूसरा कौन सा है, मैग्नीनी नीडल। और मैग्नीनी नीडल जो है, ये क्या है, मोस्ट कॉमन यूज नीडल रहती है, जो सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। वो कौन से टाइप का है, वो मैग्नीनी नीडल रहता है। इसके अलावा हमें और क्या क्या आर्टिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी जब हम प्रोसीजर करेंगे, तो और क्या क्या आर्टिकल्स हमें चाहिए होते हैं। तो अगर आर्टिकल्स के बारे में बात करें कि प्रोसीजर करने के लिए जा रहे हैं, तो कौन कौन से आर्टिकल्स का हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो अगर बात करें, एक नंबर पे हमने कहा कि हमें क्या चाहिए होता है, नीडल चाहिए होता है। तो आर्टिकल्स में यानी कि सबसे पहले तो हमें हमारे पास क्या होगी, नीडल होगी। और नीडल कैसी होती है, तो ये थिक होलो टाइप की नीडल होती है। कैसी नीडल होती है, थिक होलो नीडल होती है। थिक होती है, थोड़ी मोटी होती है। और होलो यानी कि अंदर से खोखली टाइप की होती है ना। साइज की अगर बात करें तो ये 16 गेज का नीडल होता है। कितने गेज का,
16 गेज का निडल होता है। इसके अलावा और क्या क्या काम में लेना होता है, तो इसके अलावा हमें क्या चाहिएगा, फॉर्मलिन चाहिएगा। क्या चाहिएगा, फॉर्मलिन चाहिए होता है, फॉर्मलिन। ये क्या काम आएगा, तो ये जब क्या करेंगे हम बायोप्सी लेंगे, तो बायोप्सी के बाद जो हमारा सैंपल है उसको हमें क्या है, भेजना है, और भेजने के लिए उसका क्या करना पड़ेगा, प्रिजर्वेशन करना पड़ेगा। नहीं तो क्या है कि जैसे उसमें 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे का टाइम निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, और वो जो है स्टडी के लायक नहीं बचेगा। तो हमें फॉर्मलिन चाहिए कि क्या कर सके हम, जो है सैंपल हमने लिया है उस सैंपल को प्रिजर्व किया जा सके, तो एज ए प्रिजर्वेटिव एजेंट हम क्या काम में लेंगे, फॉर्मलिन सॉल्यूशन काम में लेंगे, फॉर्मलिन। और कितने परसेंट फॉर्मलिन, तो 10% फॉर्मलिन को क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। इसके अलावा जो है हमें सैंपल भेजने के लिए क्या चाहिएगा, एक स्टेराइल कंटेनर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, स्टेराइल कंटेनर चाहिए होता है, स्टेराइल कंटेनर। जब ये सारे आर्टिकल्स हमने कलेक्ट कर लिए, अब हमने क्या है, प्रोसीजर के लिए जाना है, और प्रोसीजर के लिए जब जाएंगे तो पेशेंट का पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। क्या इंपॉर्टेंट रहता है, पोजीशन, क्योंकि हमें सैंपल लेने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, पोजीशन। अगर पोजीशन सही नहीं हुआ तो सैंपलिंग जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, हम बायोप्सी नहीं ले पाएंगे सही से। तो हमें सैंपल जो है पेशेंट को पोजीशन देना होगा सही से। और पोजीशन के लिए अगर हम बात करें कि ड्यूरिंग प्रोसीजर कैसा पोजीशन देना है, ड्यूरिंग प्रोसीजर जब हम प्रोसीजर करेंगे तो उसके दौरान हमें कैसा जो है पोजीशन देना है, तो कैसी पोजीशन देंगे, तो अगर हम बात करें कि जब हमने क्या करना है, सैंपल लेना है, तो उस दौरान हम क्या करेंगे, पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं। कैसी पोजीशन देंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं। क्या करेंगे उस दौरान, तो पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। और लेफ्ट लेटरल पोजीशन देने के साथ साथ उसका जो राइट साइड का हैंड है उसको क्या कर देंगे हम, अपोजिट साइड क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं। लेफ्ट लेटरल पोजीशन विद राइट साइडेड हैंड रेज above the head, above the head another side। क्या करेंगे, पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटाएंगे, और उसके साथ उसका जो राइट साइड का हैंड है, राइट साइडेड हैंड, उसका जो राइट साइड का हैंड है उसको क्या कर देंगे, दूसरी साइड क्या कर देंगे, सर के ऊपर से रेज कर देंगे। जैसे क्या है, ये पेशेंट है, पेशेंट का हेड है ना, तो ये क्या करेंगे, ये जो है इस साइड वाला हैंड जो है इसको क्या कर देंगे हम, इस साइड क्या कर देंगे, रेज कर देंगे। तो क्या है कि यहाँ से ये वाला जो एरिया है ये हमें क्या हो जाए, क्लियरली विजुअलाइज हो, और हम आसानी से क्या कर सके, सैम्पलिंग कर सके। या हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को क्या करें, सुपाइन लेटा लें, या हम क्या करें, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दे दें, और उसके साथ साथ हम क्या कर दें, हैंड को एलिवेट कर दें, हैंड एलिवेटेड अबोव द हेड। हेड के ऊपर से क्या कर दें, हैंड को एलिवेट कर दें, या आप सीटिंग अपराइट पोजीशन विद हैंड एलिवेटेड अबोव द हेड भी दे सकते, किया जा सकता है। नेक्स्ट दूसरा, अगर अब हम बात करें नेक्स्ट, जब हमने क्या कर लिया, प्रोसीजर कर रहे थे, प्रोसीजर के दौरान हमने ये पोजीशन दिया, और ये पोजीशन देने के बाद हमने प्रोसीजर कर लिया है, तब प्रोसीजर जब हो गया है तो उसके बाद हम कौन सी पोजीशन देंगे, पोस्ट प्रोसीजर कौन सी पोजीशन दी जाती है, पोस्ट प्रोसीजर। तो अगर पोस्ट प्रोसीजर की बात करें तो पोस्ट प्रोसीजर हमने क्या करना है, जिस साइड से हमने बायोप्सी लिया था उसी साइड पोजीशन देनी है। यानी कि हमने राइट साइड से बायोप्सी लिया था, तो पेशेंट को कौन सा पोजीशन देते हैं, राइट लेटरल पोजीशन दिया जाता है। कौन सा पोजीशन दिया जाता है, राइट लेटरल पोजीशन, पोजीशन विद, और उसके साथ साथ हम क्या कर देते हैं, कोई पिलो है
या कोई शीट है उसको फोल्ड करके क्या कर दिया जाता है, वो जो जहाँ जिस साइड से हमने क्या किया था, बायोप्सी लिया था, उस साइड के नीचे क्या कर देना होता है, प्लेस कर देना होता है। तो with pillow under the pillow under the side, और जिस साइड से हमने क्या किया था, बायोप्सी ली थी, उस साइड के नीचे पिलो को क्या कर देना है, प्लेस कर देना है। ऐसा करने का फायदा क्या होगा, तो ऐसा करने से फायदा है, इस पोजीशन का क्या फायदा होगा कि यहाँ काउंटर ट्रैक्शन बनेगा। ये क्या करेंगे, काउंटर ट्रैक्शन बनेगा, और काउंटर ट्रैक्शन बनेगा तो वहां से क्या हो, लेस चांस ऑफ, लेस चांस बोलूं या डिक्रीज रिस्क, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, कि वहां से ब्लीडिंग होने के चांसेस जो है वो क्या हो जाए, कुछ कम हो जाए, वहां से ब्लीडिंग ना हो। इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसा पोजीशन देते हैं, क्योंकि लीवर जो है वो हाईली वैस्कुलर ऑर्गन है, या हम कह सकते हैं लीवर इज ए हाई वैस्कुलर ग्लैंड। तो क्या है कि वहाँ पे वैस्कुलरिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से कहीं ब्लीडिंग ना हो लग जाए, कहीं बाइल लीकेज नहीं हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो है प्रोसीजर के बाद में राइट लैटरल पोजीशन दे देते हैं, और उसके साथ साथ जो इंसिजन साइट है, या जो हमारी जो बायोप्सी वाली साइट है, उस साइट के नीचे क्या कर दिया जाता है, पिलो को प्लेस कर दिया जाता है, या शीट को फोल्ड करके हम क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं काउंटर ट्रैक्शन के लिए। अब बात आती है कि जब हम बायोप्सी लेने के लिए जाएंगे तो कौन सी साइट से बायोप्सी लिया जाएगा, साइट सिलेक्शन की बात रहती है, साइट सिलेक्शन कि कौन सी साइट से बायोप्सी को लेना है। तो साइट की अगर बात करें तो 7th to 9th इंटरकोस्टल स्पेस जो रहता है, 7 से 9 नंबर इंटरकोस्टल स्पेस से हम क्या करते हैं, बायोप्सी लेंगे, 7 to 9th इंटरकोस्टल स्पेस। और कहाँ पे, तो जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन है, इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। साइट सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो जो हाइपोकॉन्ड्रियक, यानी कि अगर हम रीजन की बात करें तो एब्डोमिनल एरिया में टोटल 9 रीजन होते हैं। अगर हम हमारे एब्डोमिनल एरिया की बात करें तो एब्डोमिनल एरिया में टोटल 9 रीजन होते हैं। ये अम्बलाइकस है। अगर हम हमारे एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करें तो टोटल 9 रीजन आते हैं। कौन कौन से, तो ये जो है, ये हमारा रिब्स के बिलो वाला पार्ट है जस्ट, है ना। तो रिब्स को हम कॉन्ड्रियक नाम से जानते हैं, और रिब्स के नीचे का पार्ट है, इसलिए हम इसको हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन बोलेंगे। क्या बोल देंगे, हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन बोल देंगे। अब हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन अगर राइट में है तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, और लेफ्ट में है तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। हाँ, ये हमारा अम्बलाइकस वाला एरिया, इसलिए हम इसको गैस्ट्रियम या अम्बलाइकल एरिया बोल सकते हैं। और गैस्ट्रियम के ऊपर है तो उसको हम बोलते हैं एपीगैस्ट्रियम, एपिगैस्ट्रिक एरिया या एपिगैस्ट्रियम। और ये हमारा जो है ये हाइपोगैस्ट्रियम है या हाइपोगैस्ट्रिक एरिया है। जो हमारा अम्बलाइकस है, अम्बलाइकस के जस्ट पीछे वाली साइड जो है, यहाँ से क्या है, लंबर वर्टिब्रा रन करते हैं, इसलिए हम इसको जो है हम लंबर रीजन के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। तो ये लेफ्ट लंबर रीजन है, लेफ्ट लंबर रीजन। और ये जो रहता है ये हमारा राइट लंबर रीजन रहता है, राइट लंबर रीजन। और नीचे की तरफ ये हमारा क्या आ गया, इलियक क्रैश। तो यहाँ क्या हो गया, इलियक रीजन हो गया, तो राइट इलियक रीजन और लेफ्ट इलियक रीजन। और इस तरीके से टोटल 9 रीजन होते हैं हमारे एब्डोमेन में, है ना। टोटल कितने रीजन है, 9 रीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो टोटल रीजन जो होते हैं, टोटल रीजन जो होते हैं, रीजन
टोटल रीजन जो होते हैं एब्डोमिनल एरिया में वो होते हैं 9। और अगर हम बात करें क्वाड्रेंट की बात करें तो क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो जो है हम कौन से एरिया में, जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है वहाँ पे क्या है, हमारा लीवर सिचुएटेड है। और वहाँ पे कौन से स्पेस में, तो 7 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर क्या करते हैं, हम साइट को सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा तो टोटल 9 एब्डोमिनल रीजन रहते हैं और 4 क्वाड्रेंट रहते हैं। तो जब साइट हम सेलेक्ट करेंगे तो कहाँ से करेंगे, तो साइट सिलेक्शन जो है वो 7 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस के बीच है, राइट साइड हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में किया जाएगा। इसके अलावा हमें क्या करना होता है, जब क्या करते हैं बायोप्सी करने के लिए जा रहे होते हैं, हम साइट सेलेक्ट करते हैं, तो उस दौरान पेशेंट को आपने क्या करना है, इंस्ट्रक्शन देनी है। क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, तो आप पेशेंट को बोलेंगे कि क्या करना है तुम्हें, जब नीडल को हम इंसर्ट करेंगे तो उससे पहले क्या करना है, अपने ब्रीथ को एक्सहेल करना है, यानी कि एक लंबा सांस लेना है। लंबा सांस लेने के बाद फिर एक्सहेल करो और एक्सहेल करके होल्ड कर लेना है, ताकि डायफ्राम को क्या ना हो जाए, इंजरी ना हो जाए। तो आपने क्या करना है, इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को, इंस्ट्रक्ट टू द पेशेंट बिफोर instruct to the patient before needle insertion, needle insertion before needle insertion क्या करना है, तो इनहेल तो आपने उसको बोलना है कि इनहेल करो, एक्सहेल करो, और उसके बाद क्या कर लो, जो अपनी ब्रीथ है उसको क्या कर लो, होल्ड कर लो। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं वाल सल्वा मैन्योर। क्या बोलते हैं, वाल सल्वा मैन्योर बोलते हैं, वाल सल्वा मैन्योर। कि तुम्हें क्या करना है, वाल सल्वा मैन्योर परफॉर्म करना है। ऐसा करने का फायदा, तो ऐसा करने से क्या होगा कि उसके डायफ्राम को इंजरी से प्रिवेंट किया जाएगा, है ना, कि ताकि क्या हो, डायफ्राम को इंजरी ना हो जाए। तो प्रिवेंट इंजरी टू डायफ्राम, ऐसा करने का पर्पस क्या है, तो डायफ्राम को इंजरी से बचाना हमारा पर्पस है, कि कहीं डायफ्राम को क्या ना हो जाए, इंजरी ना हो जाए। जब हमने क्या किया, प्रोसीजर किया, तब प्रोसीजर के बाद क्या हो सकते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन वहाँ हो सकते हैं, ऐसा हमसे पूछा जा सकता है कि लीवर बायोप्सी के कॉम्प्लिकेशन बताइएगा। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है ना, या सेकंड मोस्ट कॉमन क्या हो सकता है। तो आपको कॉम्प्लिकेशन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ लीवर बायोप्सी। कॉम्प्लिकेशन ऑफ लीवर बायोप्सी, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं लीवर बायोप्सी के, तो लीवर बायोप्सी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन रहते हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है वो है हेमरेज। क्या हो सकता है, हेमरेज हो सकता है। क्यों, क्योंकि लीवर जो है वो क्या है, हाईली वैस्कुलर ऑर्गन है या हाईली वैस्कुलर ग्लैंड है। तो उससे क्या हो सकता है, हेमरेज हो सकता है। दैट इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। ये क्या है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है लीवर बायोप्सी का। इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछा जा सकता है कि आपको पता क्या लगेगा कि वहाँ हेमरेज हो रहा है। तो आपको क्या करना है, वहाँ तो उस पेशेंट के साइन सिम्टम को नोट करना है। उस पर्सन के क्या करते हैं हम, पेशेंट के वाइटल साइन चेक करते हैं। क्या चेक करते रहते हैं, वाइटल साइन को चेक करते हैं प्रॉपरली, है ना। वाइटल साइन क्या करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे। और पेशेंट क्या शो कर रहा है, अगर पेशेंट को क्या हो रहा है, टैकीकार्डिया आ रहा है, पेशेंट को क्या हो रहा है, टैकीकार्डिया हो रहा है, और टैकीकार्डिया के साथ साथ अगर हाइपोटेंशन देखने को मिल रहा है,
टैकीकार्डिया हो रहा है, और उसके साथ साथ अगर हाइपोटेंशन हो रहा है, इसका मतलब वहाँ क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। ये इंडिकेशन है किसका, ब्लीडिंग को इंडिकेट करता है। और अगर ऐसा वहाँ हो रहा है तो तुरंत क्या कर देना है, इमीडिएटली नोटिफाई टू फिजिशियन, इमीडिएट नोटिफाई टू फिजिशियन, फिजिशियन को क्या कर दो, इमीडिएटली नोटिफाई कर दो, डॉक्टर को, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इमीडिएटली नोटिफाई कर दो। दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो सेकंड कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्या रहता है, न्यूमोथोरैक्स रहता है। सेकंड इज न्यूमोथोरैक्स। सेकंड कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स, और न्यूमोथोरैक्स जो है ये क्या है, ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। क्या है, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। और इसका होने का कारण क्या है, कि कहीं बायोप्सी के दौरान क्या हो सकती है, इंजरी हो गई है, कहीं लंग्स के अंदर इंजरी हो गई है, कहीं डायफ्राम पंक्चर वगैरह हो गया है, तो उस कंडीशन में तो ड्यू टू इंजरी, इंजरी होने की वजह से क्या हो सकता है, वहाँ पे न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा हमारा टॉपिक था लीवर बायोप्सी, जो हमने कंप्लीट डिटेल के अंदर डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, और बने रहिएगा हमारे साथ। इसी तरीके से आने वाले समय में और भी बहुत से बेहतरीन वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।